हमारे संग जुड़ रहे हैं हमारे हम महिलाएं उत्तराखंड कॉन्क्लेव और शक्ति अवार्ड्स 2023 के आयोजन में। जी हम सीधा आपका रुख कर रहे हैं देहरादून से, और जब जिक्र होता है देहरादून का तो शिक्षा का नाम तो आ ही जाता है। जी हाँ, तमाम देश भर से ही नहीं मगर विश्व भर से छात्र यहाँ आते हैं अपनी शिक्षा पूर्ण करने के लिए, लोअर एजुकेशन, हायर सेकेंडरी और हायर एजुकेशन के लिए। और ये बहुत ही बैलेंस पैनल है हमारा, क्योंकि एक मशहूर वेलम गर्ल्स स्कूल की प्रिंसिपल भी हमारे संग हैं और मशहूर कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी उत्तराखंड की डीन भी हमारे संग हैं। सो वील बी एबल टू कवर बोथ स्कूलिंग एंड कॉलेज इन दिस टुडे। तो पहले तो आपका दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस टुडे। थैंक यू। डॉक्टर अशोक, मैं आपसे शुरुआत करना चाहूंगा यही सवाल से कि उत्तराखंड में क्या खासियत है, देहरादून में क्या खासियत है कि जैसे मैंने कहा कि देश भर से नहीं मगर विश्व भर से छात्र आते हैं अपनी शिक्षा के लिए। सबसे तो मैं आपको बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आपने मुझे यहाँ पे आमंत्रित किया। और मैं ये कहना चाहूँगी कि देहरादून अपने आप में इतनी एक खूबसूरत जगह है और मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स जो यहाँ पर पढ़ने के लिए आते हैं, वो यहाँ की शिक्षा की जो एक स्तर है वो बहुत ही उच्च स्तर है। ख़ास तौर पे क्लास 12 तक की जो एजुकेशन है वो तो बहुत पुराने से यहाँ की मानी जाती है और बड़े बड़े दूर दूर से लोग यहाँ पर उस शिक्षा को ग्रहण करने के लिए आते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं वेलम गर्ल्स स्कूल और दून बॉयज़, ये दोनों तो बहुत ही हमारे पुराने बहुत उच्च कोटि की शिक्षा देने वाले स्कूल हैं। और दूसरा मुझे लगता है कि यहाँ वातावरण और जो यहाँ की एक बहुत अच्छा माहौल है, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत सुरक्षित है। इन सब चीज़ों को देखकर जो बाहर के पेरेंट्स हैं वो बहुत अपने आप को सुरक्षित भी महसूस करते हैं और वो अपने बच्चों को उच्च शिक्षा दे पाते हैं। डॉक्टर विभा, वही सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा। अभी सालों से यहाँ पढ़ा रहे हैं तो आप शायद इस विषय की नब्ज को समझ पाएंगी कि क्या है खास यहाँ के वातावरण में, जैसे डॉक्टर अशोक कह रही थी, या फिर यहाँ के स्टैंडर्ड में जो सालों से मेंटेन रहा है। व्हाट मेक्स उत्तराखंड स्पेशल, देहरादून इतना क्षेत्र के लिए बना है? थैंक यू सो मच, आपने मुझे इस मंत्र पे इनवाइट किया। देहरादून जो है हमेशा से बोर्डिंग स्कूल्स, लेगेसी इंस्टीट्यूशंस के लिए जाना जाता है। लगभग 8-9 दशकों से यहाँ पर बड़े स्कूल हैं, बोर्डिंग स्कूल्स हैं, जहाँ पर शिक्षा के साथ साथ एक्स्ट्रा करिकुलर्स, को करिकुलर और एक किस्म से होलिस्टिक डेवलपमेंट की जो हम बात करते हैं तो बच्चों की यहाँ होती है। और इसी वजह से और इन्हीं स्कूल्स की वजह से जो एलुमना यहाँ से जाता है उन्होंने बहुत नाम कमाया है दुनिया में। तो उनकी वजह से भी लोग प्रेफर करते हैं कि अपने बच्चे वो इधर पढ़ने के लिए भेजें, खासकर बोर्डिंग स्कूल्स जैसे कि द डून स्कूल है, वेलम बॉयज़, मसूरी के भी स्कूल्स हैं, सेंट जॉर्जेस, वेवली, बहुत सारे जो ये स्कूल, इनकी वजह से इनकी एलुमना वजह से उन्होंने जाकर कम्युनिटी को बहुत कुछ दिया है। उसकी वजह से देहरादून आज फेमस है शिक्षा के फील्ड में। और कहा जाता था कि यहाँ पे, जैसे विभा जी बता रही थी कि बोर्डिंग स्कूल्स रहे हैं, हॉस्टल में लोग पढ़ने आते हैं यहाँ, मगर कॉलेजेस की ज़्यादा चर्चा नहीं होती थी पहले, मगर अब वो सब बदला है। क्यों आपको लगता है कि वो बदला है, और क्या आपको लगता है कि आपकी यूनिवर्सिटी और अन्य कॉलेज और यूनिवर्सिटी अब वो छाप बना पाए हैं कि लोग स्कूलिंग के लिए ही नहीं मगर कॉलेज के लिए भी, बीए के लिए भी, मास्टर्स के लिए भी, पीएचडी के लिए भी अब यहाँ उत्तराखंड आ रहे हैं? जी, आपने ये बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा। जीबी पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी, ये तो बहुत लंबे टाइम से यूपी, जब हम लोग उत्तराखंड यूपी का पार्ट हुआ करता था तब से ही बहुत प्रचलित और एग्रीकल्चर के क्षेत्र में तो सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी के रूप में मानी जाती थी। और इसकी एक अपनी ही जगह है जहाँ पर छात्र इसमें आने के लिए कॉम्पिटिटिव एंट्रेंस टेस्ट देकर उसमें अपना स्थान बनाते थे। किंतु जब हमारा उत्तराखंड 2000 में स्थापित हुआ, उसके बाद यहाँ पर कॉलेज की शिक्षा पे विशेष रूप से काम किया गया। और मुझे लगता है कि उसके बाद बहुत सारी हमारी यूनिवर्सिटीज़ भी यहाँ पर आईं और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ भी आईं। उन लोगों ने अपना एक बहुत बढ़िया स्तर बनाया। जैसे हम ये जानते हैं कि क्लास 12 तक तो बहुत ही अच्छी शिक्षा है। विभा जी ने भी बताया कि उसमें छात्रों का
चौमुखी विकास होता है और वो लोग आगे जाके बहुत अच्छा भी कर रहे थे। उन्हीं बच्चों को आगे हायर एजुकेशन में अच्छी शिक्षा देने के लिए सरकार द्वारा और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के द्वारा बहुत अधिक प्रयास किया गया है। और जो भी कोर्सेज हम लोग यहाँ पर ला सकते थे, जो भी कोर्सेज बाहर, जैसे बहुत सारे हमारे बच्चे दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए जाते थे या कैलकाटा यूनिवर्सिटी, बॉम्बे यूनिवर्सिटी तक जाते थे पढ़ने के लिए, वो सभी कोर्सेज यहाँ पर भी विकसित कर लिए गए हैं। अगर हम कहें तो तकनीकी की शिक्षा में तो बहुत ही अच्छा विकास हो रहा है और जो हमारी इनोवेटिव आइडियाज़ हैं, जैसे हमारे स्मार्ट क्लासरूम्स हैं और जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जिसके बारे में बच्चे शिक्षा लेकर अच्छी नौकरी ले सकते हैं, वो सभी यहाँ पर यूनिवर्सिटीज़ में अब अवेलेबल हैं। और यहाँ का मैं दोबारा से कहूँगी कि वातावरण इतना अच्छा है कि वो बच्चों को स्वयं ही अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। तो जब बच्चों को उनकी मनपसंद के सब्जेक्ट्स यहाँ पर पढ़ने के लिए मिलेंगे तो नेचुरली वो यहाँ पर आएंगे। तो उसी का रिजल्ट हमें देखने के लिए मिल रहा है कि अब उत्तराखंड हायर एजुकेशन में भी अपनी एक अलग छाप बना रहा है। मैं आपसे पूछना चाहूँगा वेलम के बारे में। तो वेलम के बारे में बहुत चर्चा तो होती रहती है, आपकी अलमनाय भी काफ़ी ऊंचाइयों तक पहुंचे हैं तमाम क्षेत्रों में। चाहे हम बिजनेस क्षेत्र में बात करें तो देव मूलचंदानी का जिक्र होता है, करीना कपूर बहुत अपना नाम कमा चुकी हैं फिल्मी दुनिया में। साक्षी धोनी को हम अभी देख रहे थे आईपीएल में, चेन्नई सुपर किंग्स जब वो जीते थे उस दिन, और बृंदा कराट भी रही हैं पॉलिटिक्स की दुनिया में। तो छात्र तो आपके ऊंचाइयों तक पहुंच ही रहे हैं, मगर अभी भी हम देख रहे हैं जो नई पीढ़ी है, क्या आप में उनमें भी वही जुनून दिख रहा है? तो वेलम की यूएसपी क्या है व्हिच लीड्स देम टू अचीव सो मच? अगर मैं बात करूं कि वेलम गर्ल्स स्कूल किस प्रकार से समाज में, देश में, विश्व भर में काम कर रहा है, तो और अगर हम किसी भी वेलमाइट को देखते हैं, चाहे वो आज की वेलमाइट हो, चाहे वो बीते हुए कल की वेलमाइट हो, चाहे वो आने वाली वेलमाइट हो, उसमें एक खासियत है। हमारी वेलमाइट्स की अपनी एक मौलिक सोच होती है, ओरिजिनल थॉट होता है और उनके विचारों में एक किस्म की स्पष्टता होती है, एक पैनापन होता है जो आमतौर पे दिखने को नहीं मिलता। और मुझे लगता है कि वेलम शायद हम अपने छात्राओं को क्वेश्चन करने की, प्रश्न करने की आदत उनकी हम दबाते नहीं हैं। इनफैक्ट हम उनको प्रश्न के साथ साथ अपने उत्तर ढूंढने की क्षमता भी देते हैं। तो इसी वजह से अगर आप किसी भी वेलमाइट को पकड़ेंगे, आप देखेंगे उनको, तो वो बिल्कुल निडर होती हैं, आत्मविश्वास होता है। और सबसे ख़ास बात मुझे जो वेलमाइट्स में लगती है कि वो अनावश्यक रूप से किसी भी गलत बात के लिए कभी समझौता नहीं करती हैं। और जिन वेलमाइट्स का आपने नाम लिया, आई थिंक इन सब ने अपने अपने फेज में अपनी छाप छोड़ी है और कम्युनिटी को ज़रूर देती हैं। वो उनकी जो भारतीय संस्कृति के साथ जो वो जुड़ी रहती हैं और अपनी मिट्टी को ज़रूर वापस करती हैं, क्योंकि कम्युनिटी सर्विस भी हमारे स्कूल में बहुत बहुत स्ट्रांगली उसको हम फॉलो करते हैं। नए एजुकेशन पॉलिसी पे आप क्या कहना चाहेंगी, क्योंकि ये एक क्रांतिकारी कदम है जो सरकार ने उठाया है, तो इस पे आप क्या कहेंगे न्यू एजुकेशन पॉलिसी पे, और वो शिक्षा को किस तरह से बदलेगा? देखिए, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो आई है, इसने एजुकेशन की फील्ड को बहुत ही एक्साइटिंग, बहुत ट्रांसफॉर्मेटिव कर दिया है। बिकॉज बहुत अच्छी थॉट प्रोसेसेस आए हैं। अब सिर्फ शिक्षा का जो काम है, सिर्फ ज्ञान ही देना नहीं है, उसके साथ साथ उन्होंने बहुत सारी चीज़ें जोड़ दी हैं। क्रिटिकल थिंकिंग जोड़ दी है, कैसे हम अपनी सोच, अपनी खुद की ओरिजिनल सॉल्यूशंस ढूंढ सकते हैं अपनी सोच के साथ। क्रिएटिविटी के ऊपर बहुत सारा एनईपी ने स्ट्रेस किया है। इसके साथ साथ उन्होंने इंटरडिसिप्लिनरी, दैट मीन्स सब्जेक्ट जो 3-4 सब्जेक्ट्स को मिलाकर हम कॉन्सेप्ट जिस तरीके से समझाते हैं, वो उस पर बहुत जोर डाला है। तो उसके साथ साथ आर्ट, ड्रामा, स्टोरी टेलिंग, ये सारा उन्होंने सब्जेक्ट्स में, करिकुलम में डाल दिया है, जो कि बहुत ही एक्साइटिंग है। और बच्चे जो हैं उनकी डिफरेंट योग्यताएं होती हैं और हम उन सबको एड्रेस कर पाते हैं अब जिस तरीके से हम टीचिंग कर रहे हैं। मगर चुनौतियां भी बहुत हैं। क्या मुख्य चुनौती आप मानती हैं अभी जो शिक्षा क्षेत्र को जो शिक्षा क्षेत्र इस वक्त फेस कर रहा है, और उस चुनौती को कैसे ओवरकम करेंगे? जैसा अभी आपने एनईपी के बारे में बात करी, तो मैं उच्च शिक्षा में एनईपी का जो रोल है, उसमें सबसे बड़ा जो इनिशिएटिव लिया गया है उसमें स्किल डेवलपमेंट, वो जॉब ओरिएंटेड है।
ये सब इस पूरे प्रोग्राम की सबसे बड़ी खूबसूरती यही है, क्योंकि अभी तक सबसे बड़ी समस्या यही थी कि हमारे जो छात्र हैं वो हायर एजुकेशन अपना कर लेते थे, किंतु उसके बाद उनको कोई बहुत अच्छा जॉब, उनके सेटिस्फैक्शन के हिसाब से उनको कोई जॉब नहीं मिल पा रहा था। तो यहाँ पर जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है उसमें इस तरह का प्रावधान किया गया है। कई बार बच्चे किसी मजबूरी की वजह से या अच्छे नंबर ना लाने की वजह से, या उन्होंने अपनी कोई एक ब्रांच ले ली किंतु उसमें उनकी प्रॉपर रुचि नहीं है, जिसमें वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे, और वो फर्स्ट ईयर बाद उसमें अगर ड्रॉप कर लेते हैं, तो अब पूरा करिकुलम इस तरह से डिसाइड किया जा रहा है कि अगर वो पहले वर्ष के बाद भी उसको ड्रॉप करें तो वो कोई ना कोई एक जॉब ले सकें। इसी तरह से अगर वो सेकेंड ईयर में ड्रॉप करेंगे तो उनको उस तरह का एक डिग्री सर्टिफिकेट का कि वो उसके हिसाब से कुछ ना कुछ जॉब पा जाएंगे। तो जो ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है उसमें जो सबसे बड़ा हमारा चैलेंज हुआ करता था कि हमारे छात्र पढ़े लिखे होने के बावजूद भी अपनी पसंद का कार्य नहीं ढूंढ पाते थे, तो वो अपॉर्चुनिटी इसमें बहुत ज़्यादा हो जाएगी। इसी तरह से जैसा इंटरडिसिप्लिनरी की बात करी जा रही, तो बहुत सारे छात्र ऐसे होते हैं कि जो एक फील्ड में काम कर रहे होते हैं बट वो दूसरे फील्ड को भी एक्सप्लोर करना चाहते हैं। तो यहाँ पर जब उनको ये एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि वो दूसरे फील्ड को भी एक्सप्लोर कर सकें और उसमें अपनी नॉलेज बढ़ा सकें, तो वो अपने आप एक्सप्लोर कर सकते हैं कि उनका इंक्लिनेशन किस तरफ है और वो उनकी रुचि किस तरफ है। और यदि कोई भी व्यक्ति अपनी रुचि के हिसाब से शिक्षा प्राप्त करेगा और उसमें काम करेगा तो वो नेचुरली बहुत अच्छा आउटपुट दे पाएगा। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी मुझे लगता है कि बहुत अच्छी पॉजिटिव एक सोच के साथ बनाई गई है, और अगर उसको हम अच्छे से इम्प्लीमेंट करें तो वाकई जो हमें बच्चे, आपने बहुत अहम बात कही कि पॉलिसी अच्छी बन रही है, अब इम्प्लीमेंटेशन की बारी है, तो इम्प्लीमेंटेशन सही तरीके से होनी चाहिए। हमें अब समय की कमी है, तो आखिर में मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्योंकि शिक्षा के बारे में बात कर रहे हैं और जाहिर सी बात है कि बहुत सारे दर्शक हैं, स्टूडेंट्स जो हैं इस प्रोग्राम को दिख रहे होंगे लाइव भी और टीवी के जरिए भी, ऑनलाइन डिजिटल के जरिए भी, तो उन छात्राओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगी जो अपनी उड़ान भरना चाह रही हैं? क्या उनको संदेश देंगे? बिल्कुल आपने बहुत अच्छी बात कही। मैं तो हर एक बच्चे से, हर एक लड़की से, हर एक छात्रा से ये कहना चाहूंगी, आप सपने देखिए, और सपने देने के लिए बस ये सोचिए कि हमारा ये गोल है और उसके लिए मैंने आज क्या प्रयास किया। यदि वो उसकी तरफ प्रयास करेंगी तो बिल्कुल अपने लक्ष्य तक पहुंच पाएंगी और वो जो चाहती हैं वो लाइफ में वो कर सकती हैं। अगर इसके साथ वो अपनी संस्कृति से जरूर जुड़ी रहें, मतलब अपने आप को एडवांस करने का मतलब ये नहीं है कि हम अपनी संस्कृति को छोड़ें। आज जो पूरा विश्व है वो भारत की संस्कृति से जुड़ने की कोशिश कर रहा है, तो यदि लड़कियां अपनी संस्कृति को पहचानते हुए उससे जुड़कर आगे बढ़ेंगी तो ये उनका रियल डेवलपमेंट होगा। और मैं खासतौर पे गर्ल चाइल्ड को बोलना चाहूँगी कि अपनी सोचने की क्षमता को विकसित करें। जो समाज हमसे अपेक्षा रखता है या जो समाज हमें सोचने के लिए बोलता है, ज़रूरी नहीं वो सही होता है। अपनी सोच खुद रखनी चाहिए, वन। और दूसरा ये कि सेल्फ वैल्यू और सेल्फ वर्थ बहुत इम्पॉर्टेंट है गर्ल चाइल्ड के लिए। अगर हम अपनी स्वयं का सम्मान नहीं कर पाएंगे तो समाज हमारा सम्मान नहीं करेगा। तो ये दो चीज़ें मुझे लगता है कि एक लड़की को ज़रूर अपने जीवन में अब्जॉर्ब करना चाहिए। थैंक यू बोथ सो मच, डॉक्टर अशोक एंड डॉक्टर कपूर, कि आप यहाँ आज आए, हमारे मंच का आपने शोभा बढ़ाया और शिक्षा पे चर्चा की। और जैसे रचना ने शुरुआत में ही कही थी कि मैं भी एक उदाहरण हूँ, क्योंकि मैं भी अपनी शिक्षा यही देहरादून में ही पूरी की है, और मैं भरोसे से ये कहता हूँ कि ट्रूली इज एन एजुकेशन हब, और हम उम्मीद करते हैं कि ऐसे ही बना रहे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।